Good afternoon everyone. Now today we are going to study net current assets method. So please write down the heading in your notebooks. We are going to study in working capital net current assets method. तो net current assets method में पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स को, फिर कैलकुलेट किए जाएंगे करंट लायबिलिटीज, और जब आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तब आपके पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी? नेट करंट एसेट्स मेथड्स में से पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा करंट एसेट्स, फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट में से जब आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल, राइट। तो अब इसमें एक फॉर्मेट बनानी पड़ेगी। पहले तो वो फॉर्मेट को आप नोट करिएगा, फिर आपको सिखाएंगे कि वो फॉर्मेट अप्लाई कैसे करनी है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेटमेंट शोइंग, अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो अब एक परफॉर्मा बनता है, पहले तो वो परफॉर्मा नोट कर लीजिएगा आप सभी अपनी अपनी नोटबुक्स में, फिर आपको बताएंगे कि वो अप्लाई कैसे करना है। वर्किंग कैपिटल का पार्ट है नेट करंट एसेट्स मेथड। पहले तो आपने सीखा था ऑपरेटिंग साइकिल, अब आज बारी है नेट करंट एसेट्स मेथड की। सो प्लीज मेक दिस फॉर्मेट। आपके पास एक तो आ जाएंगे यहां पर पर्टिकुलर्स, और उसके बाद अमाउंट इन रुपीज। पर्टिकुलर्स में ए सेक्शन में तो आता है करंट एसेट्स। फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स, उसके बाद फिर कैलकुलेट की जाएंगी बी सेक्शन में करंट लायबिलिटीज, और फिर लास्ट में आती है वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ए माइनस बी। तो एक बार ये नोट कर लीजिएगा। परफॉर्मा में पहले तो हम निकालेंगे करंट एसेट्स को, फिर निकलेंगी करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। अब ये करंट एसेट्स कैसे आते हैं? करंट एसेट्स में सबसे प्रोमिनेंट जो करंट एसेट्स हैं उनमें पहला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स, आप लोगों को फुल फॉर्म्स ही यूज करनी है। RM मतलब रॉ मटेरियल। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें अभी तीन चीजें आएंगी, वो बताएंगे कौन कौन सी। फिर आता है स्टॉक ऑफ finished goods. Next you have debtors. Debtors हुआ या कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड योर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और फिर इन सब का आप टोटल कर देंगे तो आपके पास आ जाते हैं टोटल करंट एसेट्स। ये आपका ए सेक्शन का टोटल हो जाएगा, टोटल करंट एसेट्स। पहले तो हम करंट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। उस करंट एसेट्स आप लोगों को याद होगा शॉर्टकट M प्लस W प्लस F प्लस D। तो M रॉ मटेरियल, W वर्क इन प्रोग्रेस, F स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डी डेटर्स, डेटर्स के साथ साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी अगर दिए हुए हो वो भी करंट एसेट्स होगा, और कैश इन हैंड
या कैश एट बैंक दिया हुआ हो, वो भी करंट एसेट्स माना जाएगा, राइट। टोटल करंट एसेट आ जाएगा, फिर करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट करंट लायबिलिटी होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स निकलता है सिर्फ रॉ मटेरियल की वैल्यू पर, आरएम पर, क्योंकि क्रेडिटर्स का मतलब है वो सप्लायर्स जिनसे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है और आपको उनका पैसा चुकाना है। तो क्रेडिटर्स ये आएगा रॉ मटेरियल के ऊपर। उसके बाद कोई भी लैग या डिले दे रखा हो, एनी लैग और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस या फिर लैग और डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, या कोई भी एरियर्स दे रखे हो, एरियर्स, इन सब का टोटल कर देंगे आप, तो आपके पास आ जाता है टोटल करंट लायबिलिटीज। मतलब बी सेक्शन का टोटल। तो टोटल करंट लायबिलिटीज, एरियर्स, एरियर्स वर्ड का भी नोट आराम से कर लेना, पहले आप समझते जाइएगा। एरियर्स वर्ड का मतलब होता है अदर आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। आउटस्टैंडिंग मतलब वो पेमेंट जो आपने अभी तक किया नहीं है, करना है। जैसे लैग और डिले होता है ना, लैग मतलब किसी भी प्रकार का डिले पेमेंट में, किसके पेमेंट में, पेमेंट ऑफ वेजेस या पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। और ऐसे ही एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है अदर आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स पड़ा हुआ हो जो आपको करना है, राइट, तो वो आ जाता है एरियर्स के अंदर। स्पेलिंग है इसका ARREARS। अब और छोटी सी बात, वर्क इन प्रोग्रेस में हमने कुछ खाली छोड़ रखा था, राइट। वर्क इन प्रोग्रेस तीनों चीजों पे निकलता है, रॉ मटेरियल पे भी, राइट, लेबर वेजेस पे भी और ओवरहेड्स पे भी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन तो होगा हमेशा 100% पर। ये वर्किंग कैपिटल के नॉर्म्स हैं जो ध्यान रखने हैं आपको। वेजेस और ओवरहेड्स का वैल्यूएशन होता है हमेशा 50% पर, राइट। वर्क इन प्रोग्रेस का ये एक स्टैंडर्ड रूल है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है काम अभी चल रहा है, काम अभी चल रहा है। तो रॉ मटेरियल तो क्या होता है, पहले दिन ही मशीन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग तो स्टार्ट हो जाती है, राइट। पहले समझिएगा कि रॉ मटेरियल जो है वो तो पहले दिन ही मशीनों में एब्जॉर्ब हो गए, तो रॉ मटेरियल तो पूरा ही लग गया। लेकिन वेजेस और ओवरहेड ये हमेशा 50% पे क्यों होते हैं, क्योंकि काम अभी चल रहा है, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू निकालना है। तो मैनेजमेंट और जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनमें ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक वेजेस और ओवरहेड को हमेशा 50% पे वैल्यू किया जाता है। तो चाहे क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड हो या नहीं हो, आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल तो पूरा 100% पे निकालना है, मतलब 10,000 है तो पूरे 10,000 ही लगेंगे। लेकिन वेजेस और ओवरहेड की वैल्यू जो भी दी हुई होगी उनका 50% लेना है। वो आपको सिखाएंगे कैसे लोगे, आप प्रैक्टिकल भी करवाएंगे आज। लेकिन आपको अभी केवल बेसिक स्ट्रक्चर, ये फॉर्मेट ध्यान रखनी है कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन वर्क इन प्रोग्रेस में पूरा 100% पे होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल पूरा की पूरा पहले दिन ही मशीनों में एब्जॉर्ब हो जाता है, उनकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है पूरे रॉ मटेरियल की, तो उसकी वैल्यू तो 100% पे होगी, वेजेस और ओवरहेड की 50% पे। और देखो, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ये होता है रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड की टोटल कॉस्ट के ऊपर। अब इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि 50% वेजेस का लो 50% ओवरहेड का लो, नो, ये पूरा लगता है रॉ मटेरियल वेजेस और ओवरहेड, क्योंकि फिनिश्ड गुड का मतलब है वो प्रोडक्ट जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी हो गई है, उसमें पूरा रॉ मटेरियल का वैल्यू एडेड है, पूरा वेजेस का और पूरा ओवरहेड्स का। तो फिनिश गुड का मतलब प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट, तो इसमें कोई 50% 100% का नहीं है, केवल किसमें ध्यान रखना है आपको, वर्क इन प्रोग्रेस में।
तो वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल होगा 100% पे, वेजेस होगा 50% और ओवरहेड होगा 50%, चाहे ये क्वेश्चन में मेंशन्ड हो या नहीं हो। और देखो डेटर्स जो होते हैं, डेटर्स वो लोग हैं, वो कस्टमर्स जिनको आपने अपना फैक्ट्री का फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचा हुआ है, तो उसके अंदर रॉ मटेरियल की वैल्यू भी लग गई, वेजेस की भी, ओवरहेड्स की भी, साथ ही साथ कोई भी आपके सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस होंगे वो भी ऐड कर देना। सेल्स प्रमोशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, या कोई भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुए, वो सारे आपको डेटर्स के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। ये करंट एसेट मेथड है, इसमें ध्यान रखना है, इसके रूल्स आपको फॉलो करने हैं। फिनिश गुड के अंदर तो रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड लग गया, वो तो फिनिश प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जब आपने उस प्रोडक्ट को डेटर्स को बेच दिया तो उसमें रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड के साथ साथ सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंसेस अगर दिए हुए हैं तो वो भी ऐड होंगे। छोटा छोटा लिखा है, आप लोग ध्यान देना। सेल्स प्रमोशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी छोटा सा जगह कम थी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारी चीजों को ऐड करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने मतलब जो पहले ही वो कर दिया, वो सारा की सारा पेमेंट पहले किया हुआ है, वो भी आपका करंट एसेट होगा। इसी तरह से कोई बिल्स रिसीवेबल हुआ, बिल्स रिसीवेबल, वो भी करंट एसेट में माना जाता है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारे जो है करंट एसेट, और ये वाले हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर आता है क्रेडिटर। अभी डिंपल का एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन क्या है आपको पढ़ के बताते हैं अभी, कि वो पूछ रहे हैं डिंपल कि क्रेडिटर सिर्फ रॉ मटेरियल पर क्यों कैलकुलेट होता है। ये उन्होंने अभी अभी क्वेश्चन रेज किया है। पहले तो आप क्रेडिटर्स वर्ड का मतलब समझिएगा। क्रेडिटर होते कौन से लोग हैं? क्रेडिटर वो लोग हैं डिंपल, स्पेशली आप, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, ये वो लोग हैं जिनसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है। ये वो सप्लायर्स हैं जिनसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा है और आपको उनका पैसा चुकाना है, आपको उनका पैसा देना है। लेकिन किस चीज का पैसा देना है? केवल रॉ मटेरियल का, राइट। तो रॉ मटेरियल आपने लिया, मान लीजिए आपकी बेकरी है और आपने किसी से ये सारी क्रीम, एग्स, मैदा, ये चीजें मंगवाई है जो केक बनाने के लिए होती है, तो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है बस। तो रॉ मटेरियल का आपको उनका पैसा चुकाना है, तो इसीलिए क्रेडिटर्स केवल रॉ मटेरियल पे ही कैलकुलेट होगा। डेटर्स को है वो लोग जिनको आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचा हुआ है। फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर क्या हो गया? रॉ मटेरियल भी लग गया, आपके वेजेस भी हो गए, ओवरहेड्स भी हो गए, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस भी हो गए, आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दिया है वो भी लग गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो डेटर्स पे जो आपका गुड्स जो आपने बेचे हैं उनमें सारी चीजें हैं क्योंकि उनको आप फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन क्रेडिटर जो है ये केवल वो लोग हैं जिनसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, तो इसीलिए ये किस पे कैलकुलेट होगा? सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल पे, राइट। आई होप योर क्वेरी इज क्लियर। तो क्रेडिटर्स के आगे देखो यहाँ पे भी RM लिखा हुआ है। क्रेडिटर्स केवल आप रॉ मटेरियल की वैल्यू पर ही कैलकुलेट करेंगे। ऐसे लैग और डिले पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर कोई डिले है वेजेस में तो वो भी यूज करना। लैग, लैग का मतलब होता है डिले। कभी तो क्वेश्चन पेपर में ये लैग के नाम से आ जाएगा, कभी डिले के नाम से आ जाएगा। इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, तो वेजेस या ओवरहेड्स में कोई भी डिले चल रहा है, कोई भी लैग है, वो बनेगा करंट लायबिलिटी। और ऐसे ही एरियर्स, एरियर्स वर्ड का मतलब होता है अदर आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स, राइट। अदर आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स जो भी दिए हुए होंगे वो सब एरियर्स के अंदर आ जाते हैं और वो भी आपका करंट लायबिलिटी है। तो आपको ये करंट एसेट ध्यान रखने हैं, 5-6 करंट एसेट है तो वो लेकर, और ये करंट लायबिलिटी ले देकर 4 करंट लायबिलिटी है, और इन चारों करंट लायबिलिटी का टोटल करके आएगा आपका टोटल करंट लायबिलिटीज। और फिर जब आप करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रोविजन दिया हुआ है कंटिंजेंसी का, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी,
तो उस प्रोविजन को आपको ऐड करना पड़ेगा। वो प्रोविजन आपने ऐड किया तो आपके पास आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। राइट, छोटा सा लिखा है प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। तो आपके पास कोई भी प्रोविजन दिया हुआ है कंटिंजेंसी का, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। और कंटिंजेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंसी का मतलब है कभी भी कोई सिचुएशन डिमांड करे तो आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। कंटिंजेंसी मतलब फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन अराइज हो, कहीं आपको किसी चीज की जरूरत हो, कोई भी एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो एक प्रोविजन क्रिएट करती हैं फैक्ट्रीज। उस प्रोविजन को बोला जाता है प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। और अगर वो दिया हुआ है तो वो आपको वर्किंग कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। अब ये जो अमाउंट है ये कैसे निकलेगा? इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? जो भी अपने को क्वेश्चन पेपर में आउटपुट दी होगी, आउटपुट को मल्टीप्लाई करना किससे? कॉस्ट पर यूनिट पे। मतलब आउटपुट है सपोज 10,000, एक यूनिट का जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 2 रुपए है, तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20,000 आ गया। अब अगर क्वेश्चन मंथ्स का है तो उसको 12 से डिवाइड करना, वीक्स का है तो 52 से करिएगा, डेज में दिया है तो 365 से करना। तो आपके पास उस पर्टिकुलर इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी। मान लो महीने का क्वेश्चन है तो 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 महीने की वैल्यू आ गई। वीक्स में दिया हुआ है तो वीक्स 52 से डिवाइड करना तो 1 हफ्ते की वैल्यू आ जाएगी। और अगर 365 से डेज में दिया है तो 365 से डिवाइड करना तो 1 दिन की वैल्यू आ जाएगी, इनटू जो भी आपको टाइम दिया होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से पर मंथ या पर वीक की निकालेंगे वैल्यू, और जो भी टाइम दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी सिखाएंगे आपको कैसे करेंगे। एक बार ये भी फॉर्मूला नोट कर लेना, आउटपुट इनटू कॉस्ट पर यूनिट अपॉन 12 अगर क्वेश्चन मंथ बेस्ड है, वीक्स अगर 52 तब लेना जब वीक्स बेस्ड हो, और अगर डेज में दिया है तो 365 से, इनटू जो भी टाइम दिया हुआ है। तो एक बार नोट कर लीजिएगा इसे, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन आगे सॉल्व कैसे होगा। Kindly note down the format. एक बार ये फॉर्मेट नोट कीजिएगा, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट एसेट्स मेथड के सारे प्रैक्टिकल्स इसी फॉर्मेट पर बेस्ड होंगे। तो आपको एक फॉर्मेट का ध्यान रखना है। पहले करंट एसेट्स निकलेंगे, फिर करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। ओके, प्रिंसी एंड विक्की आर रिप्लाइंग कि उन्होंने नोट कर लिया है। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी चेक करिएगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी हैं क्लास में, आर्यन, आयुष, डिम्पल, देवांश एंड ऑल दी अदर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन द फॉर्मेट, क्योंकि फिर ये फॉर्मेट इरेज करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी, लेकिन एक बार ये फॉर्मेट नोट करिएगा। ओके, नाउ यू आर रिप्लाइंग दैट यू हैव कॉपीड इट डाउन। So let us do one question। और फिर होमवर्क में आप लोग करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, बस आप कैलकुलेटर अपने हाथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस अच्छी खासी है इसमें। तो वर्किंग कैपिटल चैप्टर ओपन करिएगा, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हैं एग्जाम्स में। पेज नंबर 120 ओपन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 निकालिएगा, पेज 120, and please open up question number 7। पेज 120 पर क्वेश्चन नंबर 7 निकालना है सभी को,
और उसको सॉल्व करेंगे आज हम। पहले तो फर्स्ट लाइन पढ़िएगा जिसमें लिखा है कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग नेट करंट एसेट्स मेथड। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लगेगा नेट करंट एसेट्स मेथड, टिक कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि अपने को जितने क्वेश्चन दिए एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में सॉल्व रहना चाहिए। सबसे पहली लाइन में लिखा है इसके नीचे प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 60,000 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो जब भी क्वेश्चन मिलेगा ऐसा नहीं आपको सीधा फॉर्मेट बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले हमें देखना है कि गिवन क्या क्या है। तो क्या क्या चीजें गिवन है, उनमें सबसे पहले तो हमें आउटपुट दे रखी है प्रोडक्शन, कितना है ये 60,000 यूनिट्स। द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 60,000 यूनिट्स। अब उसके आगे देखो इसमें लिखा हुआ है द प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस विल बी, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 60%, राइट। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट दे रखा है हमें वो है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। ऐसा ऊपर वाली लाइन से पता लग रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस विल बी, रॉ मटेरियल है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस हो या वेजेस हो, वेजेस के बारे में दिया हुआ है 10%। ये 10% कितना है सेलिंग प्राइस का, और वेजेस के बाद में ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितने हैं 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, क्योंकि तीनों की तीनों चीजें सेलिंग प्राइस के कंटेक्स्ट में दी हुई हैं। और क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है सेलिंग प्राइस कितनी है? अपनी चैट ऑप्शन में टाइप करके बताइए व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस। इज एनीबॉडी एबल टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस? यस, डिंपल एंड देवांश हैव जस्ट रिप्लाइड। सेलिंग प्राइस आपको 6th पॉइंट में गिवन है, सेलिंग प्राइस इज ₹5। तो सेलिंग प्राइस हमें ₹5 दे दी, ₹5 छठे पॉइंट में है ये। तो कई बार वो वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन होती है, कई बार एग्जामिनर घुमा के देता है। तो पहला क्वेश्चन ही हमने ऐसा लिया है जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं, तो निकालनी पड़ेगी। अब पहले निकालो 60% ₹5 का कितना होता है। हरी अप, 60% ऑफ ₹5 क्या वैल्यू होगी, रिप्लाई करिएगा। 60% 5, विकी ने बताया है ₹3, परफेक्ट। 10% ऑफ ₹5, ₹5 का 10% निकालो कितना होता है 5%, 5 रुपए का 10%, 0.5, वेरी गुड, इट इज 0.50। और 20% ₹5 का कितना होगा, रिप्लाई करो जल्दी से। यस, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड ₹1। तो अब सेलिंग प्राइस थी ₹5, ये टोटल आया है ₹4.5, राइट। ये जो टोटल आ गया है ये है ₹4.5। सेलिंग प्राइस ₹5 है और ये टोटल आ रहा है 4.5। तो ये 50 पैसे कहां गए, 50 पैसे क्या चीज है? हरी अप, प्लीज रिप्लाई। ₹5 अगर सेलिंग प्राइस है और हमारा ये टोटल तो ₹4.5 ही आ रहा है, टोटल करके देखो ₹3 प्लस 50 पैसे 3.5 और एक 4.5। वेरी गुड आयुष, इट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है वो 50 पैसे है, राइट। 90% अगर आपकी कॉस्टिंग है तो 10% तो प्रॉफिट भी लेके चल रही है ना कंपनी। एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज प्रॉफिट, राइट। आज की डेट में जो भी फैक्ट्रीज में काम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हाँ, विक्की ने भी रिप्लाई किया है कि प्रॉफिट है। तो ये जो 50 पैसे है वो प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट का वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में कोई भी यूज नहीं होगा। तो कई बच्चे पूछते हैं कि 50 पैसे ये कहां गए, इसका कहां पे यूज करें हम? तो आपको याद रखना है 50 पैसे का कोई भी यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है रॉ मटेरियल की, वेजेस की, ओवरहेड की, या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस हुए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुआ, उनका जरूरत है। हमें प्रॉफिट की वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने में कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर प्रॉफिट अपने को दिया हुआ भी हो तो भी आपको उसका कोई यूज नहीं करना है, आपको उसको इग्नोर कर देना है, राइट। सो प्रॉफिट्स आर नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऐसी कई चीजें होती हैं जो यूज नहीं करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, तो आप चाहे तो नोट बना के लिख सकते हो। प्रॉफिट्स
डेप्रिसिएशंस, कभी डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो, इनकम टैक्स, दे आर नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, राइट? आई रिपीट, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, income tax are not used in the calculation of working capital. याद रहेगी चीज एग्जाम्स तक, क्योंकि क्वेश्चंस काफी करेंगे हम। अभी तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं, तो 7th क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिए कैसे होगा। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पढ़ के सुना रहे हैं, जस्ट पे अटेंशन। फर्स्ट है, रॉ मटेरियल्स आर expected to remain in stores on an average 2 months before you should do production. तो रॉ मटेरियल का टाइम दे दिया, कितना टाइम दिया है? 2 months। तो अब रॉ मटेरियल 2 महीने तक आपके स्टोर में पड़े रहेंगे। रॉ मटेरियल क्या चीज हो गई? करंट एसेट। तो इसकी वैल्यू निकलेगी अब यहाँ पर करंट एसेट्स में। कैसे निकलेगी? फॉर्मूला याद रखना, आउटपुट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अब यहां पर आप देखें तो सारी वैल्यू मंथ्स में है, तो फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मंथ्स में है ना, तो अब आपको ये 12 यूज करना है, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो आउटपुट हमें पता थी कितनी? 60,000। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आएगा? 60,000 टोटल यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है? 3 रुपीज पर यूनिट। ये सारी क्या होती है? ये पर यूनिट है। तो इंटू 3 कर दिया, डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि क्वेश्चन महीने का है, राइट? और जो टाइम दिया हुआ है वो कितना टाइम दिया है? अभी कितना पढ़ा था यहाँ पर हमने क्वेश्चन में? ये पढ़ा था raw material are expected to remain in stores on an average 2 months। 2 months है तो into 2 कर दिया। अब सॉल्व करो इसको, आउटपुट into कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 3 रुपए अपॉन 12 into टाइम कितना दिया हुआ है? 2 महीने का दिया है, टाइम है ना क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया ना, तो समझो ये टॉपिक खत्म और 20 में से 20 नंबर पक्के हैं अपने। तो into 2 करके सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है ये। हरी अप, सॉल्व इट अप। तो विक्की, डिंपल एंड आर्यन के बाद आयुष, काफी स्टूडेंट्स अब आंसर दे रहे हैं। ये आ रहा है एग्जैक्ट 30,000। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये वैल्यू तो अपने पास आ गई 30,000, राइट? एक बार ये क्वेश्चन पूरा कर देते हैं, फिर आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। अब ये ध्यान रखना, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल की वैल्यू होगी 100% पर, यहां लिख देते हैं, याद है। वेजेस का 50% और ओवरहेड भी 50%। तो देखते हैं आप सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, अभी नोट मत करना, अभी नोट तभी करना जब समझ में आ जाए, राइट? तो नोट समझ में नहीं आए तो नोट करना ही बेकार है। तो आप लोगों को बहुत टाइम देंगे नोट करने का। सेकंड पॉइंट पढ़ो, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस। ये इन प्रोसेस को अंडरलाइन करिएगा, जहां भी इन प्रोसेस दिया हुआ है इसको अंडरलाइन करिए एक बार। इन प्रोसेस का मतलब ये होता है वर्क इन प्रोग्रेस फॉर 1 मंथ। तो वर्क इन प्रोग्रेस कितना टाइम चलेगा? 1 मंथ। आगे ब्रैकेट में लिखा है 50% कंप्लीशन विद 100% मटेरियल कंजम्पशन। मटेरियल क्या है यहाँ पर? सिर्फ रॉ मटेरियल। तो 100% मटेरियल कंजम्पशन दे दिया। तो हमें पता है नहीं भी दिया होता तब भी आपको रॉ मटेरियल 100% भी लेना पड़ता। सॉरी। तो क्या होता है एग्जामिनेशन में कई बार तो ये लाइन आ जाती है, क्या लाइन? 50% कंप्लीशन। 50% मतलब बाकी दोनों चीजों के लिए, वेजेस और ओवरहेड, ये हमेशा बाकी दो के लिए होता है। और मटेरियल कंजम्पशन 100%, क्योंकि आपको बताया कि जिस दिन प्रोडक्शन चालू हो गया तो रॉ मटेरियल तो सारा ही भर देते हैं मशीनों में, तो रॉ मटेरियल तो पहले दिन से ही 100% कंज्यूम हो जाता है। लेकिन वेजेस और ओवरहेड फैक्ट्री हमेशा 50% पे निकालती है, क्योंकि काम अभी चल रहा है। कितना काम हुआ है अभी तक ये पता नहीं, लेकिन एक बार वैल्यूएशन के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है मैनेजमेंट ने, और वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी वही यूज करते हैं। जब भी वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करते हैं तो वो एस्टिमेशन में वेजेस और ओवरहेड को हमेशा 50% पे वैल्यू किया जाता है। देखो कैसे,
समझना इसे कि ये एंट्री कैसे आएगी। जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस वन, वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा क्या स्पेस चाहिए होगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस में तीन चीजें आती हैं। कौन सी तीन? एक तो रॉ मटेरियल, एक वेजेस और एक ओवरहेड्स। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपको बोला है फॉर्मूला याद रहा तो समझो लाइफ इजी हो गई, किस्सा ही खत्म। आउटपुट कितनी है अपने पास? 60,000 सभी में लेना, सबका अलग अलग वैल्यू होगा, इनटू जो जिसकी कॉस्ट है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना। अब यहां पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 3 रुपए, तो इसको 3 से लेना अपॉन 12। ये जो वेजेस है इसका कॉस्ट है 50 पैसे, तो इसको इनटू 0.50 किया, लेकिन क्वेश्चन महीने का है तो 12 से डिवाइड करना। और ओवरहेड्स का जो कॉस्ट है वो है 1 रुपए, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से ही कर दिया अपॉन 12, राइट। और उसके बाद आपको एक चीज देखनी है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कितना टाइम चलेगी। इस लाइन को अंडरलाइन करना। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ। ये काम चलेगा 1 महीने, तो इनटू 1, सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? इनटू 1। टाइम जितना दिया होगा ना, 4 महीने होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 5 होता तो 5 से करते, 6 होता तो 6 से। कितना दिया है? 1 महीना। लेकिन साथ के साथ ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू तो होती है 100% पर, बाकी दोनों की वैल्यू होगी 50% पर, राइट। तो अब पहले तो रॉ मटेरियल की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है? 60,000 अपॉन 12, 5 इंटू 3, 15,000। वेरी गुड, ये वैल्यू तो आ रही है 15,000। तो फर्स्ट जो आ रहा है वो तो है 15,000, यही लिखना है आपको, इसलिए थोड़ा सा स्पेस बड़ा बड़ा बनाना। ये वाला वेजेस का बताओ कितना आ रहा है? वेजेस 5,000 इंटू 0.5 कितना हो गया? ये 5 इंटू 0.5 2,500 इंटू 50%, ये तो 50% से होगा ना वेजेस, 1250। वेरी गुड डिंपल। 1250। आर्यन और प्रिंसी और विक्की 2500 बता रहे हैं। 2500 के बाद ये भी तो ध्यान रखना है कि वेजेस का एस्टिमेशन 50% होगा, मतलब आपको पूरे वेजेस नहीं देने हैं, पूरे वेजेस का भी 50% लेना है। यस आयुष, यू हैव जस्ट रिप्लाइड 1250। और ये बताओ ओवरहेड्स कितना हो जाएगा? ओवरहेड्स वो आ जाएगा 2500, राइट। अब इन सबका टोटल करो, 15 1 16 तो 18,750 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 18,750। और ये 18,750 अभी थोड़ा सा ऊपर किसी स्टूडेंट ने रिप्लाई किया था, लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट। शायद प्रिंसी ने रिप्लाई किया है। इट इज 18,000 डिंपल ने निकाला हुआ था, और आयुष का था 15 5 20। आयुष का शुरू में तो गड़बड़ हो गया। ओके, सो डिंपल हैज कैलकुलेटेड 18,750। अच्छा प्रिंसी, वेरी ऑनेस्ट, आपने बड़ी ईमानदारी से बता दिया कि डिंपल ने सबसे पहले बताया था। वेरी गुड प्रिंसी, very honestly you replied and you identified, and very good Dimple, keep it up। आपने काफी पहले ही टोटल बता दिया था कि 18,750 आ रहा है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? वर्क इन प्रोग्रेस की। और कभी किसी स्टूडेंट को दिक्कत भी रह जाए ना, आप पूछ लीजिएगा आराम से, मैं एक बार क्वेश्चन पूरा करा के भी और बीच बीच में भी आपकी क्वेरी लेते रहेंगे। तो अभी करंट एसेट में हुआ रॉ मटेरियल, उसका अलग निकाला, वर्क इन प्रोग्रेस उसका अलग निकाला। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाली लाइन पे ध्यान देना, फिर नोट करने का टाइम देंगे आपको, अभी केवल समझने का टाइम चल रहा है। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? फिनिश्ड गुड्स। ये जो एडजस्टमेंट है ये फिनिश्ड गुड के लिए। फिनिश्ड गुड्स विल स्टे इन द वेयरहाउस फॉर 3 मंथ्स। फिनिश्ड गुड जो है वो 3 मंथ्स तक स्टॉक में रहेंगे। तो तीसरा जो एडजस्टमेंट आ रहा है वो है फिनिश्ड गुड्स के लिए। तो ठीक है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। पहले तो फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है? आउटपुट वो है पूरी 60,000,
इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अब किसी स्टूडेंट को याद है क्या फिनिश गुड किसके ऊपर बताया था हमने तो मिटा दिया है यहाँ पर। फिनिश गुड बताया था आप लोगों को किसी चीज पे कि फिनिश गुड की वैल्यू निकलेगी किसके ऊपर। जल्दी से रिप्लाई करिए, देखते हैं किसको याद है सबसे पहले कि फिनिश गुड का वैल्यू किसके ऊपर निकाला जाएगा। विक्की ने जवाब दिया है रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड। वेरी गुड विक्की, वेरी अटेंटिव। और रॉ मटेरियल वेजेस और ओवरहेड का जो टोटल कॉस्ट है वो है 4.5 रुपए। तो कॉस्ट पर यूनिट वो आ गया 4.50। क्वेश्चन है मंथ्स बेस्ड, तो 12 से डिवाइड करना। और फिनिश गुड का टाइम कितना दिया है, कितने टाइम तक स्टॉक में रहेगा ये, 3 महीनों तक। तो इस पूरे को इनटू किससे करना है आपको, 3 मंथ्स तक, 3 मंथ से। तो अब मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रही है वैल्यू इसकी। सॉल्व कीजिएगा एक बार और सॉल्व करके बताओ। ये आंसर बताया है प्रिंसी ने सबसे पहले, प्रिंसी, उसके बाद विक्की ने, कि टोटल है 67,500। सो आई होप आई डोंट नीड टू यूज माय कैलकुलेटर। तो आप लोग कर रहे हैं और लगभग सभी स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं। आर्यन ने भी 67,500 बताया है, डिंपल का भी यही आंसर आ रहा है। तो 67,500 ये तो हुआ फिनिश गुड का। और देखते हैं अगला क्या दिया है, 4th पॉइंट, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर क्या होता है, करंट एसेट में आएगा कि करंट लायबिलिटी, रिप्लाई कीजिए जल्दी से। क्रेडिटर 4th पॉइंट आ गया। क्रेडिटर क्या होता है, करंट एसेट होगा कि करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी। वेरी गुड प्रिंसी, करंट लायबिलिटी। और 5th पॉइंट, तो लायबिलिटीज तो बाद में लेंगे, पहले तो करंट एसेट्स चलने दो अभी। 5th पॉइंट पढ़ते हैं, तो 4th पे लिख लेना CL, CL मतलब करंट लायबिलिटी। 5th पॉइंट है क्रेडिट गिवन टू डेटर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। क्रेडिट गिवन टू डेटर्स इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। तो डेटर्स को कितना टाइम दिया जा रहा है, 3 months का। और डेटर्स क्या होता है, करंट एसेट। तो 4th पॉइंट जो है वो है डेटर्स का। अब डेटर्स किस पे निकलता है, आउटपुट। आउटपुट तो है अपनी जो यूनिट है 60,000 यूनिट्स इनटू, ये आपको बताया था, ये आता है रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ऐसा तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ना तो सेल्स प्रमोशन है यहाँ, ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ना एडवर्टाइजमेंट। तो कोई बात नहीं, जो रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड का टोटल वैल्यू था उसी से ही मल्टीप्लाई कर देना 4.50 अपॉन 12। और जब आपने पूरा सॉल्व किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेटर्स को आप कितना टाइम दे रहे हैं, 3 months का। तो इनटू 3 किया तो शायद सॉल्व होके वही सेम चीज आ जाएगी, 67,500। फिनिश गुड में भी 3 महीने का टाइम था, इसलिए उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। डेटर्स में भी 3 का था, इसको भी 3 से कर दिया। 6ठा पॉइंट देखते हैं क्या है। 6th पॉइंट तो केवल सेलिंग प्राइस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आकर आपके पॉइंट्स तो सारे खत्म हो गए। कोई और करंट एसेट नहीं दिया हुआ, ना तो कोई कैश इन हैंड है, ना कोई कैश एट बैंक है, ना ही कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, ना कोई बिल्स रिसीवेबल है। तो मत लेना, नहीं हो तो जबरदस्ती लेने की जरूरत ही नहीं है। जितने हो उनका टोटल करके बताओ कि टोटल करंट एसेट्स कितना आ रहा है अपना, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सेक्शन करंट एसेट्स, बताइएगा। करंट एसेट का टोटल कितना है, डिंपल और प्रिंसी का आंसर आ रहा है 1,83,750। चलो गुड, 1,83,750 तो आ गया करंट एसेट। अभी भी नोट मत करना, पहले समझना सभी। ये तो हो गए करंट एसेट। अब अगला जो बी सेक्शन है वो है करंट लायबिलिटीज का। अब करंट लायबिलिटीज के अंदर अपने को केवल एक ही लायबिलिटी दे रखी है, जिसके आगे लिखवाया भी था, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान देना, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 2 months। क्रेडिटर्स ने आपको 2 महीने का वक्त दिया है पैसा चुकाने के लिए, तो आपको उनका पैसा चुकाना है। तो इसके अंदर एक करंट लायबिलिटी है, वो है क्रेडिटर्स। और आपको बताया था क्रेडिटर्स किसके ऊपर निकाले जाएंगे, सिर्फ रॉ मटेरियल पे। वेरी गुड प्रिंसी, उन्होंने एकदम रिप्लाई किया
काफी स्टूडेंट्स फटाफट स्पॉन्टेनियसली रिप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस दे आर वेरी अटेंटिव, वेरी गुड, कीप इट अप। तो क्रेडिटर्स निकलेगा केवल रॉ मटेरियल पे, तो रॉ मटेरियल मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला तो यही लगेगा। एक ये ब्रह्मास्त्र ध्यान रख लेना, पूरा क्वेश्चन इसी से ही सॉल्व हो जाएगा। आउटपुट वो है 60,000 इनटू कॉस्ट पर यूनिट। क्रेडिटर्स अभी अभी बताया प्रिंसी ने कि रॉ मटेरियल की वैल्यू पे निकलेगा, तो रॉ मटेरियल का कितना था 3 रुपीस डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिटर्स कितना टाइम दे रहे हैं, पढ़ो जल्दी से, आई हैव फॉरगॉटन इट। फोर्थ पॉइंट था क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 2 मंथ्स। क्रेडिटर 2 महीने का वक्त दे रहे हैं आपको पैसा चुकाने के लिए, तो जितना टाइम दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। सॉल्व करो एक बार, 5 × 3 15 × 2 30,000 रुपए। तो कोई और तो अपने पास करंट लायबिलिटी है नहीं, राइट, एक ही करंट लायबिलिटी थी क्रेडिटर्स की। तो अब आपने वर्किंग कैपिटल निकाल दी। वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी, पहले टोटल कर देना, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी, एक ही लायबिलिटी थी वो थी 30,000, तो चाहे एक ही हो टोटल तो बताना पड़ेगा आपको कि टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी इज 30,000। और उसके बाद में ये आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, आपको जो करना हो ना इसके नीचे करना है ऐसे, ये देखो ये जो फॉर्मेट है ये यहां से कंटिन्यू हो रही है। कौन सी फॉर्मेट, ये वाली, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। तो आपके पास अब आ जाएगी इसके नीचे, मतलब टोटल करंट लायबिलिटी के बाद आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे आ जाएगी, उसको बोलेंगे हम A माइनस बी। A माइनस बी मतलब 1,83,750 में से माइनस कर देना 30,000। 1,83,750 तो थे टोटल करंट एसेट, इसमें से करंट लायबिलिटी 30,000 माइनस करी तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ गई 1,53,750। अब आप यहां तक नोट कर लीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो then you can raise it. This is the value of working capital.